सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर की सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशाओ ने एल्डर युआन के दुश्मन कुआई सी को बड़ी ही चालाकी से खत्म किया, जिसके बाद गोल्डन टर्टल आइलैंड के लोग डुशियन क्लैन पहुंच गए और यहाँ पर हमें पता चला कि ड्रैगन प्रिंस यांजी ने अपने ड्रैगन क्लैन को छोड़कर कल्टीवेशन करने के लिए गोल्डन टर्टल से ज्वाइन किया, जिसके बाद ये लोग डुशियन के साथ बैटल करके एक दूसरे की टेक्निक को सीखने वाले थे। मगर प्रिंस यांजी ने तो चांगशाओ को ही अपना ओपोनेंट चूज किया। चांगशाओ ये फाइट करना तो नहीं चाहता था, मगर वो मजबूर था, जिसके बाद उसने यांजी को फॉर्मेशन चैलेंज में हरा दिया और फिर सेकेंड राउंड में भी फाइट करके हरा दिया था। अब आगे तो अब हम देखते कि डुशियन क्लैन के सभी लोग गोल्डन टर्टल वालों को गेट तक छोड़ने आ गए थे। तभी यांजी तुरंत ही चांगशाओ के पास आकर कहता है कि चांगशाओ, ओ सॉरी भाई चांगशाओ, आज का मौसम बहुत सुहाना है और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आपने मेरे साथ फाइट की, उसके लिए शुक्रिया। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो चांगशाओ भी उसे रिस्पेक्ट देने लगता है। इधर एल्डर युआन से जोंगयुन से कह रहे थे कि आपने इतने दिनों तक हमारे मेहमान नवाजी की है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और अब हमें इजाजत दीजिए। और प्रिंस यांजी भी चांगशाओ को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी एल्डर सन इमोर्टल वांगचिन और एल्डर जोंगयुन से कहते हैं कि शाओयाओ इमोर्टल से का संदेश आया है। तो जोंगयुन तुरंत ही उस मैसेज को सुनने लगते हैं। इधर युआनजी का भी जेड लाइट अप होने लगता है। इट मीन्स कि उसे भी कोई संदेशा मिल गया था। उस मैसेज में बताया गया था कि चान टाओइज्म की यून होंगजी और जाई टाओइज्म की डुबाओ डाओरेन के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। ये लोग फिलहाल जोंगशन कॉन्टिनेंट में है और इन दोनों सेक्ट के डिसाइपल ने भी फाइट में हिस्सा लिया है। हमारे शाओयाओ सेक्ट ने उनके झगड़े छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप लोग ही इस मसले को हल करने में हमारी मदद कीजिए। आपका भरोसेमंद शाओयाओ इमोर्टल सेक्ट। अब इन मैसेज को सुनने के बाद हमें इन दोनों सेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। तो चान टाओइज्म, जाई टाओइज्म और ह्यूमन टाओइज्म, ये तीनों सेक्ट टाओइज्म से जुड़े हैं। लेकिन चान टाओइज्म और जाई टाओइज्म में कई सालों से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है और ह्यूमन टाओइज्म यानी कि चांगशाओ का टाओइज्म हमेशा से इनके झगड़े छुड़ाता है। इसलिए इस बार भी एल्डर जोंगयुन और वांगचिन शाओयाओ इमोर्टल सेक्ट का इनवाइट एक्सेप्ट कर लेते हैं। एल्डर जोंगयुन वांगचिन को बता रहे थे कि हमें कुछ भी करके इन लोगों का मसला हल करना ही होगा। इधर युआनजी को भी वो मैसेज मिल गया था। दरअसल युआनजी जाई टाओइज्म के मेंबर है। वो कह रहे थे कि हमारे टाओइज्म का दोबारा से चान टाओइज्म से पंगा हो गया है। मैं जल्दी से जोंगशन कॉन्टिनेंट जा रहा हूँ ताकि मैं मेरे जाई टाओइज्म को सपोर्ट कर पाऊँ। जिस पर जोंगयुन कहते कि हमारे सभी सेक्ट एक फैमिली है और फैमिली में झगड़े तो चलते रहते हैं, इसलिए आप थोड़ा शांत हो जाइए। अगर आप अभी जोंगशन के लिए निकलते हो तो आपको रात में ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि जोंगशन कॉन्टिनेंट यहाँ से बहुत दूर है और रात में ट्रैवल करना खतरे से खाली नहीं है। युआनजी, मेरी मानिए तो आज के दिन आप लोग यहीं पर रुक जाएं। कल सुबह मैं आपके साथ किसी को भेज दूंगा ताकि आप लोगों के दरमियान का जो भी मसला है वो हल हो जाए। तो बताइए आपको ये आइडिया कैसी लगी? जिस पर युआनजी कहते हैं हाँ ये आइडिया सही है। जिसके बाद वो हांजी और प्रिंस यांजी से कहते हैं कि कल सुबह तुम दोनों भी गोल्डन टर्टल के लिए रवाना हो जाना और मैं सीधा जोंगशन कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाऊंगा। इधर वांगचिन भी एल्डर जियांग को युआनजी के साथ जोंगशन कॉन्टिनेंट जाने के लिए बताते हैं ताकि एल्डर जियांग इन लोगों के दरमियान का मसला हल कर पाए। मगर चांगशाओ को एल्डर जियांग की थोड़ी सी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो रात के समय एल्डर जियांग से मिलने जाता है। वो कहते हैं सीनियर, ये कोरोडिंग स्पिरिट पिल है जिसे जाने माने पिल रिफाइनर वांग लिन जुन ने रिफाइन किया है। तो प्लीज आप ये पिल सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास रख दीजिए। जब भी आप इसे यूज करो तो अपनी ब्रीदिंग को होल्ड कर लेना ताकि आपको कोई नुकसान न पहुँचे। तो एल्डर जियांग उस बोतल को लेकर कहते कि बच्चे तुम तो बहुत समझदार हो। जिस पर चांगशाओ कहते कि सीनियर बस इसे यूज करते वक्त केयरफुल रहना। वो क्या है ना, ये पिल बहुत जहरीली है। मेरी मानो तो इसे तब तक यूज मत करना जब तक जिंदगी और मौत तक बात न पहुँचे। तो अब अगले ही दिन युआनजी और एल्डर जियांग जोंगशन कॉन्टिनेंट के लिए निकल पड़ते हैं। जियांग के साथ कुछ एल्डर्स भी थे और वही युआनजी भी अपने कुछ डिसाइपल को अपने साथ ले गया था। इधर लिनशाओ चांगशाओ से पूछती कि सीनियर, ये चान और जाई टाओइज्म में हमेशा झगड़े क्यों होते हैं और भला हमारा सेक्ट उनके मैटर में टांग अड़ाने के लिए इतना बेसब्र क्यों होता है? तो चांगशाओ अपने मिरर का यूज करके पेपरमैन के जरिए लिनशाओ को डेमो देने लगता है। वो कहता है ये देखो, इस सारे मसले की जड़ एक ही बंदा है, उसका नाम है युन जोंगजी और वो चान टाओइज्म का मेंबर है और उसका हमेशा एक ही बंदे के साथ झगड़ा होता है जो कि है जाई टाओइज्म के डुबाओ डाओरेन। मैंने सुन रखा है कि दोनों भी मैजिकल वेपन के दीवाने हैं। इन्हें मैजिकल वेपन के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये दोनों भी हमेशा उन्हीं की तलाश में होते हैं। जाई टाओइज्म की डुबाओ डाओरेन खुद ही वो मैजिकल वेपन्स बना लेते हैं, लेकिन
लेकिन यून जोंगजी उन्हीं की कॉपी करता है। डुबाओ डाओरिन असली और जेन्युइन आइटम्स कलेक्ट करके उसके वेपन्स बनाते हैं और यून जोंगजी उन्हीं की कॉपी करता है और मेरे ख्याल से इन्हीं वेपन की वजह से इन दोनों में झगड़े होना शुरू हो गए। डुबाओ डाओरिन यून से कहते कि तुम्हारे वेपन्स फेक है, जो कि सच बात है, मगर यून जोंगजी मानेगा तब ना। वो कहते मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे वेपन्स फेक है और फिर इसी चीज की वजह से इन दोनों में बहस शुरू हो गई। चांगशाओ कहते देखो डुबाओ डाओरिन तो बहस करने में माहिर है, मगर यून की इतनी जबान नहीं चलती और जिन लोगों की जबान नहीं चलती उनके हाथ पैर चलते हैं, इसलिए यून ने डिस्प्यूट करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस में हम कुछ लोगों को झगड़े में पार्टिसिपेट करने बुला लेते हैं। पहला तो यून ने अपने जूनियर्स को बुलाया और फिर डोरेन कहाँ पीछे रहने वाले थे उन्होंने भी अपने कुछ डिसाइपल को बुला लिया और फिर धीरे धीरे ऐसे ही लोग बढ़ते गए और फिर पूरा की पूरा सेक्ट एक दूसरे के खिलाफ हो गया। ये सुन के लिनशाओ कहती है ये कितने पागल लोग हैं। चांगशाओ उसे बताता है कि देखो जाई और चांद के अलावा ह्यूमन टाओइज्म भी है, लेकिन ये इन दोनों के झगड़ों में बिल्कुल नहीं पड़ता। ये तो बस इन दोनों को शांत होने के लिए बताते हैं, यानी कि इनमें सुलह करवाते हैं। इस बार ये काम शाओयाओ इमोर्टल सेक्ट करने गया था, मगर वो फेल हो गए, इसलिए उन्होंने हमें यानी डुशान सेक्ट को वहाँ बुलाया है। लिनशाओ कहती कि इतनी बकवास बात के ऊपर से ये लोग इतना झगड़ रहे, हद हो गई। तो चांगशाओ कहता है बेटा ये झगड़े आज से नहीं बल्कि कई सालों से चलते आ रहे हैं। इनका बहुत लंबा इतिहास है जिसमें इनके सेजेस भी शामिल थे, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि सीनियर जियांग इन लोगों में सुलह कर पाएंगे, नहीं तो ये झगड़े कभी रुकने के नहीं। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें वही मिस्टीरियस लेडी दिखाई जाती है। उसे एक बंदा बता रहा था कि डूशियन और गोल्डन टर्टल वालों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को जोंगशिन कॉन्टिनेंट भेज दिया है ताकि ये लोग चान और जाई टाओइज्म के झगड़े रोक पाए। जिस पर वो लेडी कहती कि जो लड़ाई इन दोनों सेक्ट में चल रही है वो हम इन तीनों सेक्ट में भी लगा सकते हैं। तो बंदा जिसने अजीब सा मास्क लगाया था वो कहते समझ गया माय लेडी, अब जो बोलोगी वही होगा। इधर ये सभी एल्डर्स कुछ डिसाइपल को लेकर झगड़े छुड़ाने जा ही रहे थे कि तभी जियांग को गड़बड़ महसूस होती है। उस जगह पर ढेर सारे मच्छर थे और फिर अचानक से ही उस जगह पर आइसोलेशन फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। तो जियांग अपने साथियों को बता रहे थे कि हमें इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट होने से पहले यहाँ से भागना होगा। तो ये लोग जल्दी से फॉर्मेशन की टॉप की तरफ जाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर ढेर सारे मच्छर आ चुके थे। साथ ही इन लोगों पर फायर बर्ड ने भी अटैक किया था। जियांग अपनी टीम को बता रहा था कि यूजुअली ये फायर बर्ड इतने खूंखार नहीं होते, तो फिर इन्होंने अचानक से हम पर अटैक क्यों किया। इधर यूएनसी ने 1000 सोल्ड फॉर्मेशन बनाकर उन परिंदों को खत्म करना शुरू कर दिया था। तो अपने परिंदों को मरता हुआ देखकर उन फायर बर्ड्स के सीनियर्स को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है, तो वो इन लोगों पर जबरदस्त हमला करके इन्हें पीछे पुश कर देते हैं। इधर यूएनसी अपने साथियों को बता रहे थे कि फायर बर्ड्स की तादाद बढ़ चुकी है और उनके लीडर सिलेस्टेज के पिक लेवल पर है, मगर ये इतनी जल्दी लेवल अप कैसे कर पाए। मैं भी उसी लेवल पर हूँ, मगर वो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और अब तो हम आइसोलेशन फॉर्मेशन में भी ट्रैप हो गए। तभी जियांग कह रहे थे कि हमने जल्दी से इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। इधर फायर बर्ड गोल गोल घूमते हुए इन लोगों पर चुन चुन के हमला कर रहे थे। तो यूएनसी और जियांग अपनी जान पर खेल के उन फायर बर्ड को फिनिश करने में लग जाते हैं, मगर उन परिंदों की तादाद कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई थी। इधर जियांग अपनी हेवन और थंडर की पावर को एक करके लुशियन फॉर्मेशन बना देती है। साथ ही यूएनसी ने भी मायरियड शैडो स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर ढेर सारी तलवारों से आइसोलेशन एरिया पर हमला कर दिया था। और तभी फायर बर्ड का लीडर इन लोगों पर पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे काउंटर करने के लिए यूएनसी ने अपनी हेवी स्वॉर्ड का यूज किया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर फायर बर्ड ने किए हमले को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इधर जियांग ने भी फाइनली आइसोलेशन एरिया को ब्रेक कर दिया था। तभी यूएनसी कहते हैं एल्डर जियांग यहाँ पर ढेर सारे फायर बर्ड डीमंस है जो हमें जान से मारने की कोशिश करेंगे। तो जियांग कहते कि हम एक काम करते हैं, हम अलग अलग होकर यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए अब ये लोग दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो गए थे। तो फायर बर्ड डीमन फर्स्ट अटैक जियांग के ग्रुप पर करता है। एल्डर जियांग और उनके साथी जैसे तैसे उन परिंदों से बचते जा रहे थे, मगर वो परिंदे उन पर हावी होके उन्हें नीचे गिरा देते हैं। अब जियांग देखते कि वहाँ पर ढेर सारे फायर बर्ड डीमंस उन्हें खत्म करने आ ही रहे हैं। एल्डर समझ गए थे कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता और तभी चांगशाओ ने दी हुई पॉइजनस पिल की बोतल अपने आप नीचे गिर के खुल जाती है। अब उसमें से वो पिल बाहर आकर अपने आप ब्लास्ट हो गई थी। उस ब्लास्ट में ढेर सारा पॉइजन बाहर रिलीज हो रहा था, जिसमें वो डीमंस पटापट मर के नीचे गिर रहे थे। इधर चांगशाओ को भी समझ आ जाता है कि बोतल पर लगाया हुआ टैलिस्मान बर्न हो गया। इसका मतलब एल्डर जियांग की जान खतरे में है, इसलिए उसी सीधे एल्डर जियांग की वाइफ से मिलने जाता है। तो वो भी जियांग को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जियांग तो आउट ऑफ कवरेज थे, जिस वजह से वो कहती कि जरूर से उन पर कोई मुसीबत आन पड़ी है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। इधर
इधर इमॉर्टल वांगचिन को भी पता चल गया था कि एल्डर जियांग खतरे में है, तो वो तुरंत ही जाकर फायरबर्ड डीमन के लीडर को फायरबॉल से खत्म करके एल्डर जियांग को बचा लेते हैं। और अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग कह रहे थे कि चांगशाओ, अगर तुम मुझे वो पॉइजनस पिल नहीं देते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ इमॉर्टल वांगचिन भी एल्डर जोंगयुन को सारी हकीकत बता रहे थे कि कैसे एल्डर जियांग के ग्रुप पर फायरबर्ड ने हमला किया। वो कहते हैं कि मैंने एल्डर जियांग को तो बचा लिया था, मगर हमारे दूसरे 2 एल्डर्स मारे गए। एल्डर जियांग अभी भी बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि एल्डर युएनजी और उनके सभी साथी मिसिंग क्यों है। पता नहीं वो तीनों लोग कहाँ चले गए। हमने उनके गोल्डन टर्टल आइलैंड से भी कांटेक्ट किया था, मगर उन्हें भी कुछ नहीं पता। जिस पर जोंगयुन कहते कि ये कैसे हो सकता है, फायरबर्ड ने आज तक हमारे डूशान क्लैन पर कोई अटैक नहीं किया था। तो वांगचिन बताते हैं कि जितने भी फायरबर्ड को हमने मारा तब उनके बॉडी से ब्लड लाइट की फ्लैशेस रिलीज हो रही थी। उन परिंदों की लाशों को गौर से देखने पर मुझे पता चला कि उनके प्रिमोर्डियल स्पिरिट को ड्रेन किया गया था। इसका सीधा मतलब ये है कि वो बहुत पहले से ही मर चुके थे। जिस पर जोंगयुन कहते कि उन परिंदों की स्पिरिट को किसी ने कंट्रोल किया होगा। इधर एल्डर जियांग ने भी ये सारी बातें चांगशाओ को बताई थी, जिस पर चांगशाओ कहता है कि प्रिमोर्डियल स्पिरिट को कौन कंट्रोल कर सकता है, इतनी घिनौनी हरकत भला कौन करेगा। जिस पर जियांग कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं भी बुरी तरह से घायल हो गया था, मगर एल्डर चीलिंग ने मेरी जान बचाई। चांगशाओ कहते एल्डर चीलिंग, ये तो वही है ना जो टाओइस्ट सैंक्टम को गार्ड करते हैं। जिस पर जियांग कहते हाँ ये वही है, वो हमारे सुप्रीम एल्डर है और एक गोल्डन इमॉर्टल भी। मुझे तो लगता है कि उन्होंने पहले भी ऐसी डिमोनिक पावर्स को कंट्रोल किया होगा, इसलिए तो वो मेरी जान बचा पाए, नहीं तो फायरबर्ड डीमन मुझे मार ही देते। जियांग ये भी बता रहे थे कि उन पर सिर्फ फायरबर्ड ने ही अटैक नहीं किया था, बल्कि वहाँ पर ब्लैक मस्कीटोज भी थे, जिन्हें ब्लडी विंग्स के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम एल्डर चीलिंग को देखते हैं, जो जोंगयुन और बाकी के एल्डर्स को बता रहे थे कि ब्लैक मस्कीटोज यानी कि ब्लडी विंग बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं। वो झुंड में जाकर लोगों पे हमला कर देते हैं। उनके बाइट्स भी बहुत खतरनाक होते हैं, जिसकी मदद से वो कल्टीवेटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लडी विंग्स उनका बोन ब्लड एब्सॉर्ब करके उन्हें पजेस कर लेते हैं, और यही फायरबर्ड के साथ हुआ। उन परिंदों को ब्लडी विंग्स मस्कीटोज ने कंट्रोल किया था, इसलिए हमने उन मच्छरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एंशिएंट टाइम्स में भी ऐसी टेक्निक का यूज किया गया था, जहाँ पर मस्कीटोज ने लोगों को कंट्रोल में लिया, जिससे लोगों के दरमियान जंग छिड़ गई थी। इनफैक्ट जिन भी लोगों के साथ इन मच्छरों ने फाइट की, उनका नाम और निशान मिटा दिया। जोंगयुन कहते हैं कि कोई तो रास्ता जरूर होगा जिससे हम इन ब्लडी विंग्स का पता लगा सके। तो वांगचिन कहते हैं कि मस्कीटोज पूरी फौज को खत्म कर सकते हैं, तो हमारे डूशियन क्लैन को निस्तनाबूद करने में इन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए सभी सेक्ट को एक खबर दी जाती है कि ब्लडी विंग्स ने हमारे डूशियन पर हमला किया है, तो सभी लोग सतर्क रहे। वैसे तो ब्लडी विंग्स मच्छर है, मगर वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इधर जियांग भी चांगशाओ को बता रहे थे कि मस्कीटोज बहुत डेंजर है, इसलिए तुम थोड़ा बच के रहना। तो अब चांगशाओ घर वापस जाते वक्त इसी बारे में सोच रहा था। वो कह रहा था कि जो भी डिसाइपल इमॉर्टल बनते हैं, उनके कैटास्ट्रोफी की लिस्ट बनाई जाती है, उसमें जीफांग टाओइज्म का भी नाम है, और मेरे ख्याल से जीफांग टाओइज्म के लोग ही ब्लैक मस्कीटो के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने जाई टाओइज्म के कई सारे डिसाइपल को मारा होगा, और फिर वही मरे हुए डिसाइपल ब्लैक मस्कीटोज के साथ मिल गए। इधर चीलिंग भी कह रहे थे कि ब्लैक मस्कीटोज बहुत सालों पहले ही गायब हो गए थे, तो अचानक से वापस कैसे आ गए, इसके पीछे जरूर कोई न कोई वजह होगी। जिस पर जोंगयुन कह रहे थे कि मेरे ख्याल से ये जाई और चान टाओइज्म के दरमियान चल रही फाइट से कनेक्टेड है। दरअसल हमारा डूशियन क्लैन और गोल्डन टर्टल क्लैन उनके झगड़े छुड़ाने जा रहा था, और तभी इन लोगों पर हमला हो गया। जरूर से इसमें कोई साजिश है। तभी वांगचिन कहते कि मेरे ख्याल से ये काम युएनजी का हो सकता है। शायद वो नहीं चाहता कि चान और जाई टाओइज्म में कभी समझौता हो, इसी वजह से उसने जियांग को मारने की कोशिश की होंगी। जिस पर चीलिंग कहते हैं कि अगर तुम लोग जो बोल रहे हो वो सही है, तो युएनजी ने जियांग और उनके साथियों को मार के सारा ब्लेम फायरबर्ड डीमंस पर डालने की प्लानिंग की होगी, लेकिन हमारे पास युएनजी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और अब तो खुद ही लापता है। जिस पर जोंगयुन कहती कि शायद अब युएनजी को अपनी करतूतों पर गिल्टी फील हो रहा होगा, या फिर वो दोबारा से हमला करने के लिए कहीं पर छुप गया होगा। हमें नहीं पता कि युएनजी का इस अटैक में क्या रोल है। इधर चांगशाओ भी वही सोच रहा था। वो कहता है कि जो भी अटैक हुआ है, इसका कोई न कोई कनेक्शन तो युएनजी से जरूर होगा। जब जियांग के ग्रुप पर हमला हो गया, तभी से युएनजी का कोई ठिकाना नहीं है। वो तो अपने गोल्डन टर्टल आइलैंड में भी नहीं गया, और ना ही वो मरा है। अगर वो मर जाता तो ये बात पता चल जाती, मगर वो गया तो गया कहाँ, और उसके बारे में अभी भी कोई खबर क्यों नहीं मिली। मेरे ख्याल से उसे भी ब्लैक मस्कीटोज ने कैप्चर किया होगा, लेकिन वो युएनजी को क्यों कैप्चर करेंगे। साथ ही उन ब्लैक मस्कीटोज ने एल्डर जियांग को खत्म करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने
उन्हें वो पॉइजनस पिल दी थी, नहीं तो एल्डर जियांग भी अपने दोनों साथियों जैसे मारे जाते। ये बात तो पक्की कि ब्लैक मस्कीटोस हमारे डूशियन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, मगर वो ऐसा क्यों करेंगे और उन्हें हमसे क्या दुश्मनी है? पहले जाई और चान टाओइज्म में झगड़े चल रहे हैं और इस अटैक के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो बस इन दोनों ग्रुप में समझौता करने वालों को मारना चाहता है, यानी कि वो ह्यूमन टाओइज्म को खत्म करना चाहता है। उस मास्टरमाइंड ने युआनजी को गायब किया है और साथ ही ब्लैक मस्कीटोस के पास भी ढेर सारी पावर्स है जो पहला कभी नहीं थी, और इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि डूशियन क्लैन अब सेफ नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम युआनजी और उनके 2 डिसाइपल्स को देखते हैं जिन्हें कैप्चर करके रखा हुआ था। अब युआनजी कहता है कि मैं गोल्डन टर्टल आइलैंड से हूँ, तुम्हें हमसे क्या चाहिए और तुमने हमें यहाँ पर कैद क्यों किया है? देखो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि तुम जो भी चाहती हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मगर वो इवल क्वीन तो सिर्फ स्माइल कर रही थी और तभी एल्डर युआनजी को एक मस्कीटो बाइट करता है जिससे उनके माइंड पर असर होना शुरू हो गया था और थोड़ी देर में उस औरत के कंट्रोल में चले जाते हैं। अब तो युआनजी उसे ग्रीट भी कर रहे थे। वो कहते बताइए महारानी हमारे लिए क्या हुक्म है? तो औरत तुरंत ही वहाँ पर ब्लडी लोटस खिला देती है जो ये तीनों लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे। वो कहती है कि ये ब्लडी लोटस है, इससे तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ही जल्द तुम एक गोल्डन इमॉर्टल बन सकते हो, जिसके बाद तुम्हें डीमन की आर्मी को लीड करना है। एक बार तुम डीमंस के लीडर बन गए तब जाके डूशियन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दो। याद रखना डूशियन को डिस्ट्रॉय करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। तो अब ये तीनों भी उस मच्छरों की रानी के वश में आकर डूशियन को तबाह करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अब हम जीफंग टाओइज्म के एल्डर को देखते हैं जो कह रहा था कि महारानी पहला तो आपने फायर बर्ड को कंट्रोल करके इन लोगों पर अटैक किया और फिर गोल्डन टर्टल वालों को अपने वश में करके डूशियन पर हमला करने की प्लानिंग की। वाकई आप महान हो। जिस पर वो हंसते हुए कह रही थी कि इस बार टाओइज्म की तीनों सेक्ट का भारी नुकसान होगा और तभी जाके वो सेटिस्फाइड होगा। ये कहकर वो आसमान की तरफ देख रही थी। अभी औरत किसके बारे में बात कर रही थी ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। जिसके बाद वो ब्लडी लोटस की मदद से कई सारी बीस्ट डिसाइपल और इंसेक्ट को मिलाकर एक बहुत बड़ी फौज बना देती है। वो सभी उस इवल क्वीन के कंट्रोल में थे और इस डीमन आर्मी के लीडर थे युआनजी और उनके 2 डिसाइपल्स। जिसके बाद वो डीमन आर्मी डूशियन पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाती है। इधर डूशियन के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तभी वांगचिन कहती कि सभी लोग मेरे साथ मिलकर कसम खाओ कि हम मरते दम तक डूशियन की हिफाजत करेंगे। और अब चांगशाओ हम सबको बताता है कि हमारे डूशियन के पास 1000 से भी ज्यादा डिसाइपल है, मगर उनमें से बहुत ही कम लोग इमॉर्टल बन पाए। बाकी के सभी डिसाइपल और एल्डर्स मेटा इमॉर्टल स्टेज के हाई लेवल पर है। हमें नहीं पता कि हम इस मुसीबत से कैसे बच पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कसम खाई है कि हम डूशियन को डिफेंड करेंगे। अब सभी एल्डर्स मिलकर वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड बना देते हैं जो पूरे के पूरे डूशियन को प्रोटेक्ट करेंगी। वहीं दूसरी तरफ हम अपने चांगशाओ को देखते हैं जिसने ब्लैक मस्कीटोस के साथ लड़ने के लिए अपनी अलग ही योजना बनाई थी। उसने पेपरमैन की एक पूरी फौज खड़ी कर दी और उन्हें उनकी ताकत के हिसाब से डिवाइड किया, यानी कि ज्यादा पावरफुल और कमजोर पेपरमैन के अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे। ये टोटल 5 स्क्वाड्स थे जिनके नाम थे घोस्ट, गॉड, हेवन, अर्थ और ह्यूमन। और इन सभी पेपरमैन को चांगशाओ ने डूशियन के आसपास वाले जंगलों में छुपा दिया था ताकि डीमंस की आर्मी डूशियन में एंटर करने से पहले ही आधी खत्म हो जाए। चांगशाओ के पेपरमैन बहुत ज्यादा पावरफुल थे और साथ ही वो अपना रूप भी बदल सकते थे। चांगशाओ को उम्मीद थी कि ये पेपरमैन डूशियन को डिफेंड कर लेंगे। इधर हम डीमंस की विशाल सेना देखते हैं जो बड़ी ही तेजी से डूशियन की तरफ आगे बढ़ रही थी और तभी चांगशाओ के पेपरमैन उन पर पॉइजन से अटैक करना शुरू कर देते हैं जिसमें कई सारे डीमंस मारे जाते हैं। इधर चांगशाओ 3 सिर वाले मकड़ी के जालों की मदद से पूरे जंगल पर नजर रखे हुए था। उसे जंगल के हर एक कोने से खबर मिल रही थी। उसके पेपरमैन पॉइजन वॉरफेयर और फॉर्मेशन में स्पेशलाइज थे, तो चांगशाओ ने डिफेंस की फर्स्ट लाइन में अपनी इसी स्किल का यूज किया जो की थी फॉर्मेशन और पॉइजन अटैक। वो फॉर्मेशन की मदद से ढेर सारे आग के गोले डीमंस पर फेंक रहा था जिससे डीमंस थोड़े से पीछे हट गए थे, मगर चांगशाओ को पता था कि वो इस जंग को नहीं रोक सकता। अब जितने भी डीमंस को उसने मारा था उनकी लाशों को ठिकाने लगाने का काम चांगशाओ ने एक पेपरमैन पर छोड़ा था जिसे रेन पेपरमैन कहा जाता है। अब वो पेपरमैन एक लड़की का रूप लेकर सभी लाशों को जलाना शुरू कर देती है, मगर तभी एक मस्कीटो आके उसे काटने की कोशिश करता है। अब बेचारे उस मच्छर को क्या ही पता कि वो एक पेपरमैन को काट रहा है। इधर वो इवल क्वीन कह रही थी कि अरे बहादुर औरत कौन है, मुझे तो इसका प्रिमोर्डियल स्पिरिट भी महसूस नहीं हो रहा। वहीं पर हम युआनजी को देखते हैं जो पूरी तरह से उस इवल क्वीन के वश में आ गए थे। इधर चांगशाओ अपने मैजिकल डिवाइस में देखता है कि एक साइड से ढेर सारे डीमंस आ रहे हैं, उनमें कई सारे डिसाइपल्स भी थे जो उस इवल क्वीन के कब्जे में है। तो चांगशाओ उनकी हरकतें देखकर समझ गया था कि ये सभी लोग किसी के वश में हैं और इसी वजह
से ये खुद का दिमाग नहीं चला सकते। इधर डुशियान पर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड सेटअप की गई थी, मगर चांगशाओ देखता है कि उन डीमंस की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो बड़े ही तेजी से डुशियान के पास पहुंच गए थे और चांगशाओ भी उन्हें रोक नहीं पाता क्योंकि उसके पेपरमैन दूसरी डायरेक्शन में फाइट कर रहे थे। इधर ये डीमन जैसे ही शील्ड को क्रॉस करने जाते हैं वो सीधा जल के राख हो रहे थे, मगर इवल क्वीन को इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस को एक साथ मिलाकर उनकी पावर्स का यूज करते हुए डुशियान के गेट पर हमला कर देती है। इधर डुशियान के डिसाइपल अपनी पूरी ताकत लगाकर मेन गेट को महफूज रख रहे थे, लेकिन डीमंस उन्हें डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं। चांगशाओ भी देखता है कि उनकी डिफेंस लाइन अब ब्रीच हो चुकी है, साथ ही उनके कई सारे डिसाइपल भी डीमंस का शिकार हो गए थे। अब जोंगयुन सबसे कहते कि चलो जल्दी से प्रोटेक्टिव एरी को फॉर्म करो, तो ये सभी एल्डर साथ ही वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल उस एरी को फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों ने अपनी पावर्स का यूज करके मल्टी लेयर्ड एरी तो बना दी थी, मगर डीमंस उसे भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इधर एल्डर युवान भी ये जंग देखते हैं। वो कहते चलो इन डीमंस को खत्म करेंगे। अब जैसे वो फाइट के लिए रवाना होते हैं, उनके दो प्यारे डिसाइपल उन पर बेहोशी की दवाई की बोतल फेंक के मारते हैं, जिससे बेचारे युवान वहीं पर बेहोश हो गए थे। लिनशाओ कह रही थी कि मास्टर आई एम सॉरी, मगर आप फाइट में नहीं जा सकते। चांगशाओ भी मास्टर को संभालते हुए कह रहा था कि डीमंस बहुत शक्तिशाली है, इनकी कल्टीवेशन लेवल मेटा इमॉर्टल स्टेज से लेकर सेलेस्टियल स्टेज तक है। अब चांगशाओ लिनशाओ को बता रहा था कि हमारे मास्टर युवान एक टर्बिड यानी कि कमजोर इमॉर्टल है, तो उन्हें डीमंस का मुकाबला करने में बहुत परेशानी हो सकती थी। खैर लिनशाओ, हम बाद में ये सब मास्टर को एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल तो उन्हें जंग से दूर ही रखना होगा। इधर डुशियान में एक भयानक जंग शुरू हो गई थी, जिसमें सभी एल्डर्स अपनी जान पे खेल के डीमंस का मुकाबला कर रहे थे। उनमें एल्डर जियांग भी शामिल है। वो तो अभी तक पूरी तरह से हील भी नहीं हुए थे, मगर फिर भी वो डीमंस को तगड़ी टक्कर देते हैं। इस जंग में कई सारे ह्यूमंस ने अपनी जान गंवा दी थी। अब इमॉर्टल वांग चिन भी अपनी 3 एलिमेंट फायर को एक्टिवेट करके डीमंस पर आग की गोले बरसाने लगते हैं। साथ ही उन्होंने वहाँ पर फायर का एक बहुत ही विशाल टोर्नेडो क्रिएट किया था, जिसमें कई सारे डीमंस का खात्मा हो जाता है। इधर युएंज और उनके 2 डिसाइपल ब्लडी लोटस से बाहर आ चुके थे। तभी क्वीन उन्हें बताती कि याद रखना, डुशियान की तबाही तुम्हारा मकसद है। जिसके बाद वो सभी लोग मास्क पहनकर जंग में शामिल हो जाते हैं। इन लोगों के एक ही अटैक में डुशियान की एरी तहस नहस हो जाती है, साथ ही कई सारे डिसाइपल्स भी उसमें मारे गए थे। ये तबाही देखकर तो एल्डर जियांग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब युएंज एरी के आखिरी लेवल पर भी हमला कर चुका था। एल्डर जोंगयुन उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो रोक नहीं पाते और फाइनली वो एरी टूटकर बिखर जाती है। तभी इमॉर्टल वांग चिन देखते कि वहाँ पर 3 गोल्डन इमॉर्टल्स आ चुके हैं। दरअसल एक गोल्डन इमॉर्टल में सेलेस्टियल इमॉर्टल से भी हजारों गुना ज्यादा पावर्स होती है। एक गोल्डन इमॉर्टल को डाव ऑफ हेवन ने ढेर सारी पावर्स और इटर्नल लाइफ दी है, जिस वजह से गोल्डन इमॉर्टल का एक ही वार कई सारे रियल और सेलेस्टियल कैटेगरी के इमॉर्टल्स पर भारी पड़ता है, यानी कि गोल्डन इमॉर्टल्स सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। इधर चांगशाओ लिनशाओ को बता रहा था कि इन गोल्डन इमॉर्टल्स की वजह से मेरे सारे प्लान्स बेकार हो गए। वो कह रहा था कि डुशियान के सभी सेलेस्टियल इमॉर्टल भी उनका सामना करने जाए तो भी हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अभी गोल्डन इमॉर्टल्स डुशियान में घुसने ही वाले थे कि तभी एक पावरफुल स्क्रॉल में उन्हें फंसाया जाता है, मगर उन लोगों ने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इधर चांगशाओ बता रहा था कि डुशियान क्लैन में सिर्फ 2 ही गोल्डन इमॉर्टल्स है, एक तो है एल्डर चीलिंग और दूसरे है हमारे सेक्ट मास्टर किंगशाओ। मगर किंगशाओ तो न जाने कितने ही सालों से एकांत में कल्टीवेट कर रहे हैं, उन्हें देखे हुए जमाना गुजर गया। इधर चीलिंग अकेले ही उन तीनों गोल्डन इमॉर्टल्स का सामना कर रहे थे। तभी युएंजी माइरियड शैडो स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर चीलिंग पर अटैक कर देता है, मगर चीलिंग एक स्क्रोल की मदद से उन हजारों स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर बहुत ही पावरफुल गोल्डन लाइट से हमला हो जाता है। ये अटैक डुशियान के गोल्डन इमॉर्टल यानी सेक्ट मास्टर किंगशाओ ने किया था। वो अपनी स्पिरिचुअल बर्ड पर सवार होकर जंग में उतर गए थे। वो पूछ रहे थे कि किस कमीने में इतना दम है जिसने हमारे डुशियान क्लैन पर हमला किया। किंगशाओ को देखकर डुशियान के डिसाइपल काफी खुश हो गए थे, मगर चांगशाओ ने देखकर खुश नहीं बल्कि और टेंशन में आ गया था। वो कहता है कि एल्डर किंगशाओ यहाँ आ चुके हैं, इसका मतलब डुशियान के बाकी के सारे एल्डर्स डीमंस को रोकने में फेल हो गए और अगर अब किंगशाओ भी हार जाते हैं तो हमारे डुशियान का कोई भविष्य नहीं होगा। इधर वो इवल क्वीन किंगशाओ को देखकर कहती कि चलो फाइनली तुम बिल से बाहर आ ही गए, अब तो डुशियान का विनाश तय है। इधर ये तीनों गोल्डन इमॉर्टल्स किंगशाओ पर ढेर सारी सोर्ड से हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे बचते हुए किंगशाओ भी उन पर काउंटर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने एक फॉर्मेशन क्रिएट करके इन लोगों पर थंडर से अटैक कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ चीलिंग
भी अपने पावरफुल स्क्रोल की मदद से युआनसी के चमचों पर अटैक किए जा रहे थे, मगर उन लोगों ने चीलिंग को छोड़कर किंगशाओ को ही अपना टारगेट बना दिया। वो दोनों डिसाइपल बारी बारी उन पर हमला कर रहे थे, तो किंगशाओ उन दोनों के अटैक्स को एक साथ रोकना शुरू कर देते हैं और उन्हें बिजी देखकर युआनसी अपनी स्वॉर्ड से उन पर पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। अब तीनों साइड से हुए अटैक्स की वजह से किंगशाओ को पीछे हटना पड़ता है। इधर डूशियन के सभी एल्डर एरी को महफूज रखने में लगे हुए थे, लेकिन डीमन फोर्स उन पर भारी पड़ जाती है और अब वो एरी भी ब्रेक होकर डीमंस अंदर दाखिल होना शुरू हो गए थे। इधर किंगशाओ एल्डर जियांग से कह रहे थे कि जल्दी से टेलीपोर्टेशन एरी को क्रिएट करो, जिसके बाद वो अपने सभी डिसाइपल के लिए अनाउंसमेंट करते हैं कि तुम में से जो भी लोग इमॉर्टल नहीं है वो सभी ग्रैंड एरी में पहुंच जाओ। वहाँ पर एक पोर्टल ओपन किया है। इधर एल्डर्स ने टेलीपोर्टेशन एरी एक्टिवेट कर दी थी, जो इन सभी लोगों को डूशियान से हजारों मील दूर तक एक ही सेकंड में पहुंचा सकती थी। तो जो भी डिसाइपल कमजोर थे या फिर वो इमॉर्टल्स नहीं बने थे, उन्हें इस एरी की मदद से बहुत दूर भेजा जा रहा था और उस एरी को महफूज रखने का काम एल्डर जियांग कर रहे थे। जो भी डीमन उस एरी को डिस्ट्रॉय करने आते थे, एल्डर जियांग उसका मुकाबला कर रहे थे, क्योंकि अगर ये डिसाइपल बच गए तो ही डूशियान का आगे चल के कोई भविष्य होगा। इसलिए एल्डर जियांग सभी डिसाइपल को जल्दी से वहाँ से जाने के लिए बता रहे थे। इधर चांगशाओ भी लिनशाओ को लेकर एरी की तरफ भाग रहा था, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था कि वो भी एक इमॉर्टल है। तो अब चांगशाओ लिनशाओ को बता रहा था कि मास्टर को लेकर यहाँ से चली जाओ, जिसके बाद लिनशाओ को पोर्टल में फेंक देता है ताकि वो महफूज रह पाए। लिनशाओ उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर वो ऑलरेडी पोर्टल में दाखिल हो गई थी। इधर चांगशाओ कह रहा था कि हमारा डूशियान खतरे में है और इसे बस अब शियाना ही बचा सकती है, जिसके बाद शियाना से कहता है कि तुम्हारे लिए एक जरूरी मिशन है, जिस पर वो कहती कि चांगशाओ तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी, बताओ क्या करना है। मैं डूशियान के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो चांगशाओ कहता है कि इस मिशन में तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम थोड़े से आंसू बहाओ। ये सुनकर तो शियाना चौंक गई थी और अब हमें चांगशाओ के फाइनल प्लान के बारे में पता चलता है। वो शियाना और उसके कुछ साथियों को एक पेंटिंग के पास भेज देता है। ये सेंट टाइचिंग की पेंटिंग थी और शियाना उनसे मदद मांग रही थी। वो कहती है कि मैं डूशियन क्लैन के डिसाइपल शियाना हूँ और मुझे हमारे सेक्ट के टाओइज्म के सोर्स को एक्टिवेट करना है। प्लीज सेंट टाइचिंग हमारी मदद कीजिए। दरअसल चांगशाओ ने उसे मदद मांगते वक्त अपने 2-4 आंसू बहाने के लिए बताया था, लेकिन शियाना को रोना आ ही नहीं रहा था। तो शियाना कहती चांगशाओ मैंने दुनिया की मोह माया को कब से छोड़ दिया है, इसलिए मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे रोना नहीं आ रहा। ये सुनकर तो चांगशाओ अपना सिर पीटने लगता है। तो अब वो शियाना को रुलाने के लिए एक इमोशनल कहानी बताना शुरू कर देता है। वो कहते शियाना इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक बहुत ही खूबसूरत बिल्ली है, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मगर एक दिन उस बिल्ली पर ढेर सारे पत्थर पड़ के वो मारी जाती है और फिर तुमने बड़ी भारी दिल से उसे दफना दिया। मगर आज तुम्हें पता चला कि उस बिल्ली को किसी ने जमीन से बाहर निकाल कर रोस्ट कर दिया है और तुम्हें इस चीज से बहुत दुख हो गया। लेकिन ये कहानी सुनकर शियाना को रोना तो नहीं बल्कि गुस्सा बहुत आ रहा था। अब चांगशाओ उसे देखकर कहता है कि अरे बाप रे अब तो बुरा फंस गए, मगर तब तक शियाना इमोशनल हो चुकी थी। उस काल्पनिक बिल्ली के लिए अपने आंसू बहाना शुरू कर देती है और ये देखकर चांगशाओ उसे और रोने के लिए बता रहा था। वो कह रहा था हाँ बस ऐसे ही रोती रहो, रुकना मत, रोती रहो शियाना, रोती रहो। और अब शियाना रोते हुए सेंट टाइचिंग से कह रही थी कि आप हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर हो, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप ही ने हमारे डूशियन क्लैन को बनाया है और आप ही की वजह से हम ह्यूमंस कल्टीवेट करके इमॉर्टल्स भी बन सकते हैं। मगर आज आपने बनाए डूशियन क्लैन पर डीमंस ने अटैक किया है। प्लीज सेंट टाइचिंग हमारी मदद कीजिए, हमारे डूशियन क्लैन को बचा लीजिए। उसके पीछे पीछे सभी डिसाइपल सेंट टाइचिंग से मदद मांग रहे थे। इधर चांगशाओ सोच रहा था कि भले ये अटैक किसी ने भी किया हो, वो ब्लैक मस्किटोज हो सकते हैं या फिर डीमंस, नहीं तो फिर जीफंग टाओइज्म भी हो सकता है। चाहे अटैकर कोई भी रहे, वो तो बस तीनों टाओइज्म में झगड़े लगाना चाहता था और अब इस जंग में सेंट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर इस जंग को कोई भी रोक नहीं पाएगा। सिर्फ हमारे ह्यूमन सेंट टाइचिंग ही इस मसले को हल कर सकते हैं। शियाना का दिल बहुत साफ है, वो एक नेक दिल इंसान है और सिर्फ वही रो रो के मदद मांगने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। इसी वजह से मैंने उसे सिलेक्ट किया। शायद उसका रोना सुन के टाइचिंग हमारी मदद करे। इधर इवल क्वीन अपनी सेना को बता रही थी कि इस टेलीपोर्टेशन एरी से कई सारे डिसाइपल भाग गए हैं, मगर हम और लोगों को भागने नहीं देंगे, जाओ जाके उस एरी पर अटैक कर दो। तो सभी डीमंस टेलीपोर्टेशन एरी की तरफ जाने लगते हैं। उन्होंने चारों ओर से उस पर हमला कर दिया था, मगर किंगशाओ उस एरी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही इमॉर्टल वांगचिन भी डीमंस को मार रहे थे, मगर तभी उन पर एक स्लैश अटैक हो जाता है जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन पर अटैक करने वाले युआनजी और उनके साथी थे। तभी वहाँ पर वांगचिन की मदद करने के लिए एल्डर जोंगयुन पहुँच जाते हैं और अब वहाँ पर एल्डर चीलिंग भी आ गए थे। वो इन दोनों से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल थे। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह
रहे थे कि जब डार्कनेस काले बादल बन के छा जाता है तब उसे खत्म करने के लिए रोशनी बाहर आती है और अब वो एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये उनका रियल फॉर्म था जो हजारों सालों से कल्टीवेशन करके उन्होंने अचीव किया था। चांगशाओ कहता है कि अगर चीलिंग इस फॉर्म में आए हैं इसका मतलब वो मरते दम तक फाइट करेंगे और अब चीलिंग एक ही अटैक में युआनजी के फेस पर लगा हुआ मास्क तोड़ देते हैं। अभी तक किसी को पता नहीं था कि वो युआनजी है। वांग चिन उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे। वो कहते हैं कि अचानक से गोल्डन इमॉर्टल कैसे बन गया और सिर्फ वही नहीं उसके जूनियर्स भी गोल्डन इमॉर्टल बन चुके हैं। अब युआनजी कहता है कि चलो तुम्हें मेरी पहचान पता चल गई है तो अब तुम सबको खत्म करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी पूरी डीमन आर्मी को इन पर अटैक करने भेज देता है तो चीलिंग भी भागते हुए उससे भिड़ने चले जाते हैं। चांगशाओ भी उन डीमंस को खत्म कर रहा था मगर तादाद में डीमंस बहुत ज्यादा थे जिस वजह से चांगशाओ अपना रूप बदल लेता है। वो अब एक खूबसूरत लड़की बन गया था और उसके ब्लाउज में ढेर सारे पेपरमैन छुपे हुए थे। अब वो उन डीमंस के आगे जाके खड़ा हो जाता है और शर्माते हुए कहता है कि मैं तो बस यहाँ से ही गुजर रही थी और रास्ते में आने वाले डीमंस को खल्लास कर रही थी। प्लीज बुरा मत मानना। वो क्या है ना मुझे लोगों को बचाने में बहुत मजा आता है। और तभी एक और पेपरमैन वहाँ पर आ जाता है। वो सभी डीमन से कह रहा था कि तुम लोगों ने इस माउंटेन के ऐसी की तैसी कर रखी है। अब तुम्हें तुम्हारे डीमन एंसेस्टर को बहुत ही भयानक कर्स दूंगा। तुम सभी लोग नरक में जलोगे। बेचारे डीमंस इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और तभी वो मोटू पेपरमैन वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब गिरा देता है। डीमंस उस बॉम्ब को गौर से देख रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज पहली बार देखी थी और फिर वो बॉम्ब फट जाता है जिससे उस पूरी जगह पर धुआं फैल गया था जिससे वो डीमन बहुत गुस्सा होकर चांगशाओ के पीछे लग जाते हैं। दरअसल चांगशाओ उन सभी को उसने बनाई हुई भूल भुलैया आरे में ले जाना चाहता था और होता भी वैसे ही। वो सभी डीमंस चांगशाओ के पेपरमैन को फॉलो करते हुए आरे में दाखिल हो जाते हैं मगर चांगशाओ वहाँ से गायब था और अब डीमंस को भी वही लॉस्ट वाला बोर्ड मिल रहा था जो आरे में आने वाले हर एक बंदे को मिलता रहता है। वो डीमन उस बोर्ड को देख के बहुत गुस्सा हो गए थे। वो उस आरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं मगर चांगशाओ ने उन्हें पूरी तरह से ट्रैप कर दिया था जिसके बाद उन्हें वहाँ की दीवारों में फंसाकर पोर्टल के जरिए बहुत दूर टेलीपोर्ट कर देता है। इधर शुआन और बाकी के डिसाइपल अभी भी एल्डर टाई चिंग से मदद मांग रहे थे और तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है। पॉसिबिलिटी है कि ये टाई चिंग हो सकते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।